सभी लोग ध्यान देंगे। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट पेपर पहले लेसन का है, जो ये स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र वाला लेसन चल रहा था, उसी में का एक सवाल है, कूलाम के नियम पर लगेगा। तो देखो सवाल में यही था कि दो ये गोले हैं ए और बी, जो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, प्रत्येक गोलों पर +q कूलाम का चार्ज है और वे गोले एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरा गोला सी उसी आकार का वैसा ही एक तीसरा गोला सी पहले ए से स्पर्श करता है और उसके बाद फिर बी से स्पर्श करता है और उसके बाद स्पर्श कराकर दोनों गोलों के ठीक मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। उस गोले पर लगने वाले नेट बल, परिणामी बल का हमें पता करना है। तो देखो ये आवेशों का पुनर्वितरण होगा। जैसे तीसरा गोला तो प्रारंभ में अनावेशित था, कोई चार्ज नहीं था, तो जब इस गोले को एक के पास ले जाएंगे तो ये +q आवेश और इसका कोई आवेश नहीं है, ये दोनों आवेश बराबर ये तो अनावेशित है। चार्ज जो q है दो समान भागों में बटेगा, तो दो समान भागों में बटेगा तो इस पर जानते हैं आवेश q का आधा हो जाएगा और आधा इस पर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब ये q/2 चार्ज जब b के पास जाएगा, जिसके पास पहले से q है, तो फिर q और q/2 को जोड़कर आधा करेंगे तो यह q जो डैश qb होगा, qb इक्वल टू हुआ, चाहे q-b इक्वल टू हुआ, ये तो qb जान रहे हैं q है, q प्लस q/2 का आधा, तो q-b इक्वल्स टू हुआ 2 दूना 4 और 2 एक में 2 एक 3, 3 बटे क्या हो जाएगा ये 4, 3q/4 q-b हुआ। और qc तो जान रहे हैं कि qc भी अब स्पर्श कराने के बाद यहाँ आ जाएगा, तो इस q डैश जो c होगा वह भी कितना होगा, तो 3q/4 कूलाम का ही होगा। और q डैश जो a होगा वह हो जाएगा कितना, तो ये q/2 रहेगा। ध्यान देना, गोला C को पहले A से स्पर्श कराया गया, फिर B से स्पर्श कराकर उसके बाद दोनों गोलों के मध्य में रखा जा रहा है, तो गोला C पर टोटल जो चार्ज होगा, कुल आवेश होगा 3q/4, B पर भी 3q/4 और A पर q/2 चार्ज होगा। तो देखो गोला A द्वारा C पर लगने वाला बल, गोला A द्वारा C पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वैद्युत बल F1 मान लेते हैं। F1 बराबर होगा 1/4πε0k इंटू q-a इंटू q-c/r/2 का ये हुआ होल स्क्वायर, दूरी r/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ F1 इक्वल्स टू हुआ, F1 इक्वल टू 1/4πε0k इंटू इसका जब मान रखोगे तो देखो q-a का मान है q/2 और इंटू q-c का मान है 3q/4 और अपान ये r²/4 होगा। और इसमें देखते हैं कि F1 बराबर ये हुआ, इसका मान जब रखेंगे तो यह 9 × 10⁹ और इंटू इसमें देखो ये 3q² होगा, 3q² और देखो ये r² जो 4 हुआ है, ये r²/4, तो 4 तो स्वतः ऊपर चला जाएगा और अपान होगा ये 4 दूना 8 होगा, 8r² लिखा जा सकता है। अब ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये हुआ F1 बराबर हुआ 9×3=27/2 गुणे 10⁻⁹ q²/r²। अब इसमें देखो यदि q²/r² का हम मान कहीं से पता कर लें तो F1 का पता तो चल सकता है। बोलो, अब बात है कि इसका मान हम कैसे निकालेंगे। प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, प्रश्न की पहली शर्तानुसार ध्यान देंगे। पहली शर्तानुसार ये कह रहा है कि F बराबर 1/4πε0k इंटू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F का मान तो सवाल में दिया है प्रारंभ में 10⁻⁵ और ये होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 तो Q है, दोनों Q है तो Q का स्क्वायर अपान हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसका मान जब निकालोगे Q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये 1/9 और इंटू 10 पावर कितना होगा तो ये नीचे आएगा 10 पावर माइनस होगा और माइनस का मतलब जानते हो 10 पावर ये हो जाएगा -9 5 14। अरे 9 × 10 की घात 9 ऊपर जाकर -9 5 14 इसका मान यहाँ रखा जाए तो F1 इक्वल टू कितना हुआ 28 × 10 की घात 9 भागे 2 और गुणे इसका मान तो देख रहे हैं 1/9 × 10 की घात -14। अच्छा यहाँ 28 नहीं होगा 27 न होगा ये। अब इससे कट जाएगा ये 9 से 3 बार में कटेगा ये। तो F1 इक्वल टू हुआ 3 × 10 पावर 9 और -14 10 पावर -5 तो 3/2 × 10 पावर -5 न्यूटन का बल लगेगा। और इसकी दिशा थोड़ा ध्यान देंगे, इसकी दिशा देख रहे हैं कि दोनों आवेश क्या है धनात्मक हैं तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा और उधर भी दोनों के कारण वैद्युत प्रतिकर्षण ही लगेगा। दिशा विपरीत होगी तो दिशा विपरीत होगी तो F जब नेट मतलब C पर परिणामी बल लेंगे तो घटाएंगे, जो परिमाण में ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाले को क्या करेंगे घटाएंगे तो परिणामी बल आ जाएगा। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार ध्यान देंगे, इसी प्रकार गोला B द्वारा C पर लगने वाला कौन सा बल तो लगने वाला बल वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत जो बल होगा और वैद्युत बल होगा F2 बराबर हुआ 9 × 10 की घात 9 जो 1/4π0 के का मान है। और Q1 Q2 तो देख रहे हैं सेम है 3Q/4 वहां भी 3Q/4 तो 3 × 9 × Q स्क्वायर और ये 4 × 4 करोगे तो 16 हो जाएगा और अपान होगा r²/4 तो 4 से 4 चौके 16 4 बार में कट जाएगा यह। तो क्या हुआ तो 9 × 81 F2 इक्वल टू हुआ 9 × 9 × 10 की घात 9 और गुणे Q²/4 आ रहा है तो Q²/4r² तो लिखा जाए, लेकिन Q²/r² का मान यहाँ से देख रहे हो तो जब मान रखोगे तो F2 इक्वल टू आएगा 9 × 9 × 10 की घात 9 गुणे इसका मान है 1/9 × 10 की घात -14 और बटा ये 4 है तो 9 से 9 तो कट जाएगा और जब भाग देंगे 4 की तो F2 कितना आ जाएगा F2 तो 4 × 8 2.25 × 10 की घात -5 न्यूटन आया। अब F नेट का हमें पता करना है, दोनों बल क्या हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, विपरीत दिशा में है, प्रतिकर्षण है। तो गोला C पर नेट बल देखेंगे, पूछ रहा है गोला C पर परिणामी बल नेट बल। गोला जो C है गोला C पर नेट बल, गोला C पर परिणामी बल, परिणामी वैद्युत बल होगा, परिणामी वैद्युत बल F नेट और F नेट इक्वल टू जो ज्यादा है कम घटेगा 2.25 में से 1.5 को क्या करेंगे घटा देंगे, मतलब ये होगा F2 - F1 या F नेट इक्वल्स टू F2 2.25 या इंटू 10 पावर -5 माइनस F1 1.5 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन या परिणामी बल जो होगा F नेट तो घटाएंगे इसमें तो घटा लेंगे कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा 2.25 में से 1.5 0.75 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन या परिणामी बल F नेट इक्वल्स टू हुआ 7.5 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन। कितना दिया है तो अब तो समझ में ये इस तरह से लगाएंगे सवाल
थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है या अगली हेडिंग है, ध्यान देना, जो लेसन चल रहा था। लिखो कि मिटाएं इसको? चलो इसके बाद देखो लेसन की अगली हेडिंग। लेसन की अगली हेडिंग थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। कल जैसा कि हम बता रहे थे, अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में दूसरे नंबर पर हेडिंग बताए थे, आज तीसरे नंबर पर देखेंगे। ये नंबर 3 है, एक समान रूप से आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें ध्यान देंगे, प्लेट है इसमें, तो देखो प्लेट देखे होंगे, उसकी मोटाई तो बहुत कम होती है लेकिन लंबाई चौड़ाई होगी उसमें। ये धन आवेश से आवेशित है, ये प्लेट जो है धन आवेश से आवेशित है। ये माना कि कोई प्लेट धन आवेश से आवेशित है जिसका पृष्ठ घनत्व हम सिग्मा मान लेंगे, सिग्मा बराबर 1 Q/A होता है। और इससे कुछ दूरी पर ध्यान देंगे, हम एक बिंदु P लेंगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र E का पता करना होगा कि E बराबर क्या होगा। इस धन आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र, तो देखो जब इसको धन आवेश से आवेशित करेंगे तो इसके कारण भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा और ये जो बाहरी प्लेट है उसके कारण भी होगा, क्योंकि जब ये चालक है तो सतह पर आवेश आ जाता है, प्लेट के सतह पर आवेश आएगा। कोई चालक रहता है, इसको चार्ज करेंगे तो आवेश क्या होगा, सतह पर आ जाएगा। तो इसके कारण आप देख रहे हैं कि यह पहली जो प्लेट है और ये है दूसरी प्लेट। तो पहली प्लेट के कारण तो यहाँ E1 होगा, इसकी दिशा धनावेश से दूर होगा, और दूसरी प्लेट के कारण E2 होगा, इसकी दिशा भी धनावेश से दूर होगा। और दोनों प्लेटों के कारण देख लेंगे, दोनों जो सतह है ध्यान देंगे, समान रूप से आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र। तो पहली प्लेट के कारण, मतलब पहली प्लेट के कारण, प्लेट की पहली सतह के कारण, प्लेट की पहली सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल बताया गया था कि E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर σ/2 ε0। इसी प्रकार दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार दूसरी सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = होगा σ/2 ε0। अब प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा E1 + E2, और E1 E2 का जब मान रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा, E1 E2 में देख रहा है कि σ/2 ε + σ/2 ε0, तो E बराबर होगा ये σ/ε0। इतना होगा न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद देखना होगा अगली हेडिंग,
ये तीसरा था ना, चौथा देखेंगे। चौथा ध्यान दो, समान पृष्ठ घनत्व की धन, समान पृष्ठ घनत्व, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेट के ठीक बाहर, प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और प्लेट के अंदर भी देखेंगे। तो इसमें देखो, मान लेते हैं कि एक प्लेट है, समान पृष्ठ घनत्व की दो प्लेटें हैं और एक धन आवेश से आवेशित है और एक ऋण आवेश से आवेशित है। तो धन आवेश के कारण जब देखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, उसको E1 से दिखाएंगे और इसकी दिशा धन आवेश से दूर, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E2, वह दिशा ऋण आवेशित प्लेट की ओर होगा। तो ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दो, दिशा विपरीत होने के कारण ध्यान देंगे। E1 बराबर तो होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन इतना न्यूटन प्रति कूलम, तथा E2 भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन पर कूलम होगा। प्लेटों के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की बाहर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 माइनस E2, क्योंकि दिशा विपरीत है दोनों की। तो E बराबर यहाँ हो जाएगा, देख रहे हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो E इक्वल्स टू 0। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और प्लेटों के अंदर भी देख लो, प्लेटों के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, तो देखो इस बिंदु P को प्लेटों के अंदर रखेंगे तो धन आवेश के कारण तो E1 की दिशा धन आवेश से दूर होगी और ऋण आवेशित प्लेट के कारण इसकी दिशा भी ऋण आवेशित प्लेट की ओर E2 होगी। तो प्लेटों के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ध्यान देना यहाँ दिशा एक ही है, समान दिशा है, इसलिए दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह E1 प्लस E2 हो जाएगा, या E बराबर हुआ E1 E2, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो E बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। इसमें ध्यान देना है, प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम हो और प्लेटों का आकार यदि बढ़ा दें तो प्लेटों के अंदर प्रबल वैद्युत क्षेत्र हम उत्पन्न कर सकते हैं। और इसका उपयोग मिलता है बैटरियों में, जो कैपेसिटर संधारित्र हम बताएंगे अगले लेसन में। तो बहुत बड़ी प्लेटें हो, प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा हो, बीच की दूरी कम हो, तो प्लेटों के अंदर समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। बाहर नहीं, बाहर तो दिशा विपरीत होने के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अब तुम लोगों को हम कल बताएंगे, इस लेसन की कुछ हेडिंग और बाकी है, कल ये लेसन लगभग समापन की ओर हो जाएगा। क्वेश्चन लगा लेना, नहीं आएगा पूछेंगे फिर बताएंगे। कई मिनट हुआ देखो तो, 11 तो बज गया है, कई मिनट, 19 मिनट। चलो साफ कर दो।